नमस्कार। ये संदेश मेरे धार्मिक देश प्रेमी साथियों के लिए है या उनके लिए जो देश की चिंता तो करते हैं लेकिन निजी जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो बुनियादी चीज समझ नहीं पाते कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इलेक्शन का मौसम है, देश की स्थिति गंभीर है। इस समय में यदि मेरा ये संदेश कुछ लोगों का दृष्टिकोण अगर इम्प्रूव कर पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं 4-5 चीजें कवर करूंगा इस संदेश में। पहला तो कुछ एक बुनियादी जो शब्द हैं जैसे धर्म, रिलीजन, सेक्युलरिज्म, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। दूसरा ये कि आज देश में कौन कौन सी शक्तियां हैं जो मुख्य रूप से देश को चला रही है, और उसके बाद हमारे पास वोटिंग ऑप्शंस क्या हैं, हमें क्या सोच के वोट देना चाहिए, और अंत में मैं आपको एक ऐसा विचार दूंगा कि हमें इलेक्शन के बाद भी ध्यान रखना है। अब ये इतनी बुनियादी बातें यदि मुझे बोलनी है तो आप कहेंगे भाई आप हैं कौन बोलने वाले। तो मेरा नाम सुनील शौरान है। एक हमारी छोटी सी टीम है, जागृत भारत नाम का, हम एक पोर्टल चलाते हैं इंटरनेट पे। और सबसे शायद काबिलियत की बात यही है कि जो भी अगर मैं अच्छी बातें अगर बोल सका आज एक दो, तो वो मेरी नहीं, हमसे बहुत ही अच्छे अच्छे विचारक हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके विचार हैं ये। मैंने 2-4 शब्द मेरे मिला दिए, वो अलग बात है। और इनमें सबसे मुख्य विचारक जिनके साथ हम काम करते हैं वो है श्री राजीव मल्होत्रा। राजीव जी ने बुक्स कई ऑथर की हैं जिसमें प्रोमिनेंट हैं बीइंग डिफरेंट, ब्रेकिंग इंडिया, इंद्राज नेट, इन्वेडिंग द सीक्रेट। मेरी दृष्टि में राजीव जी आज पूरी मानवता के भविष्य के लिए सबसे गहरे विचारकों में से एक हैं। और उसके ऊपर से हमारी छोटी सी टीम है, उसने एनालिसिस की है कि आज जो देश की हालत है उसमें हमें कैसे योगदान देना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये जो शब्द हैं ये बहुत कंफ्यूजन ला रहे हैं, धर्म, रिलीजन, सेक्युलरिज्म। तो शायद हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमने धर्म शब्द को रिलीजन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। धर्म राजीव जी के शब्दों में ओपन आर्किटेक्चर है जिसमें किसी भी विचारधारा का कोई आदमी अपने तरीके से जी सकता है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। रिलीजन जो शब्द है वो एक संकीर्ण नैरो कॉन्सेप्ट है, वो एक्सक्लूसिव है। वो कहता है कि भाई यदि आप हमारी इस विचारधारा से मानते हैं, इस तरीके से चलेंगे तो ही आपको जीने का हक है, नहीं तो आप नहीं जी सकते। तो जो रिलीजन की वजह से जो लड़ाइयां होती थी हिस्टोरिकली, उनको सॉल्व करने के लिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई रिलीजन आपस में लड़ो मत, इसलिए सत्ता को दूर रहना चाहिए इसलिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत एप्लीकेबल है। तो जहां सेक्युलरिज्म रिलीजन की समस्याओं को सुलझाता है, वही सेक्युलरिज्म धर्म के फ्रेमवर्क में, सिस्टम में अननेसेसरी समस्याएं क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे पास वो संकीर्ण सोच है ही नहीं, रिलीजन की समस्या है ही नहीं। तो पहले तो सेक्युलरिज्म हमारी जो सोच है उसको संकीर्ण करेगा, धर्म से लाके उसे पंथ और रिलीजन के लेवल पे खड़ा कर देगा, और फिर पॉलिटिशियंस को अपॉर्चुनिटी देगा कि आपस में उसे लड़वा भी सकें। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में इतनी छोटी सी बात से आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो राजीव जी की पुस्तक बीइंग डिफरेंट बहुत ही अच्छी है, वो पूरे बहुत ही डिटेल में ये सारा समझाती है। इसे समझना बहुत ही आवश्यक है मेरी दृष्टि में आज हर भारतीय के लिए। अगली बात है कि आज देश को चला कौन रहा है। यदि आप देखें तो 3 तरह की शक्तियां हैं जो आप कह सकते हैं कि देश को चला रही हैं। पहली तो है कैपिटलिज्म की, जो पूंजीवाद की, जिसने ये हवा बना दी गई है कि भाई सफलता की परिभाषा यही है कि पैसा पैसा पैसा, जो जितना पैसा बाजार में ज्यादा खर्च करेगा वो उतना ही ज्यादा सफल है। और उस हवा में उसके कई रिजल्ट निकलते हैं। उसके पॉप कल्चर की वजह से हमारी जो दूसरों की संस्कृति अंदर आ रही है, अपनी संस्कृति से जड़ें उखड़ रही हैं। उसी कैपिटलिज्म की वजह से जहां जहां मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आज माओवेस्ट इलाका है ज्यादातर, वहां उन नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है और लोगों के ऊपर शोषण हुआ तो उन्होंने हथियार उठा लिए। तो एक तो वो सबसे बड़ी शक्ति है कैपिटलिज्म की। दूसरी जियोपॉलिटिक्स लगाइए कि भी चाइना का इंटरेस्ट है कि वो एक्सपैंड करे, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि वो एक्सपैंड करे, कश्मीर को अपने कब्जे में ले, अमेरिका या और जो भी पावरफुल देश हैं वेस्ट के, वो चाहेंगे कि भारत इतना बड़ा देश ना, उसके टुकड़े हो तो अच्छी बात है ताकि वो कंट्रोल के। तो एक तरीके से भारत सबसे बड़ा हाथी है जिसे आज खाना चाहते हैं सब लोग। तीसरी शक्ति रिलीजन्स की है। उसमें यह है कि पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जो कहते हैं कि पूरी दुनिया को इस्लामिक होना चाहिए, और जो क्रिश्चियन राइट विंग है वो कहते हैं कि सबको क्रिश्चियन होना चाहिए। तो ये दोनों संकीर्ण जो सोच है, आइडियोलॉजीज हैं, वो भारत में फैल रही है कि सबको इस्लामिक होना चाहिए, सबको क्रिश्चियन होना चाहिए। और बीच में जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो ब्रॉड है,
उसको सब लोग खाए जा रहे हैं क्योंकि हम सब फ्रेगमेंटेड हैं। अगर आप देखें तो जो भी पावर के पिलर्स हैं, चाहे वो माइंड के इन्फ्लुएंस के हों, चाहे वो सत्ता के हों, माइंड के इन्फ्लुएंस के जैसे एजुकेशन ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, एंटरटेनमेंट ले लीजिए, ये संकीर्ण आइडियोलॉजी वाली जो शक्तियां हैं इन्होंने कब्जा कर लिया है। सत्ता में आप पॉलिटिशियंस को लीजिए, वो छोटे छोटे जो रीजनल पार्टीज हैं जो कि माइनॉरिटीज की अपीजमेंट लगा लीजिए या और जाति के नाम पे लेके वो और संकीर्ण मानसिकता से वो लोग सत्ता में आ रहे हैं। पैसा कुछ लालची लोगों के हाथ में है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे नैरो माइंडेड और लोगों के हाथों में आते जा रहे हैं। क्या किया जाए इस माहौल में? ये वाला इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम शायद एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये रिवर्सिबल ना हो अगर इतना ज्यादा नुकसान और अगर 5-10 साल ऐसे ही चलता रहा तो अगर आप डेमोक्रेसी को आज देखें तो बहुत अच्छी तरह तो हमारे देश में चलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एमपी आपसे वोट लेके जाता है वो अपने नेतृत्व के खिलाफ आपको रिप्रेजेंट करेगा जाके, ना वो पूछता है एक बार इलेक्शन होने के बाद कि मैं क्या आपके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विचार हैं जो मैं जाके लोकसभा में बोलूंगा। वो तो अगर कांग्रेस को वोट दिया तो आपने सोनिया गांधी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया तो मोदी को या एक दो टॉप के जो लोग हैं उनको दिया, आपको वोट दिया तो वो केजरीवाल को वोट दिया। तो डेमोक्रेसी इतनी फेयर तो तरीके से तो प्रैक्टिस हो नहीं रही है। तो ऑप्शन हमारे पास 3-4 ही हैं कि हम कांग्रेस, बीजेपी, आप या फिर चौथी जो रीजनल पार्टीज हैं। तो कांग्रेस को तो हम लोग देखिए 60-70 साल अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं। उन्होंने जो देश का हाल किया है ब्लेम उन्हीं को जाएगा। पिछले 60-70 साल में उन्होंने चलाया है देश। ऊपर से अगर हम कांग्रेस को देते हैं तो वो स्पेसिफिकली नेहरू परिवार या सोनिया जी को जाएगा। वो तो सोनिया से प्रश्न तो रहेगा ही कि वो विदेशी मूल की हैं, क्या उन्हें इतना ही प्यार है इस देश से जितना एक भारतीय को होगा यहां से। अब अगर पॉलिटिक्स का पहला रूल है कि आपका जो नंबर 1 एनिमी है उसे हटाना पड़ेगा। जो इस वक्त नंबर 1 एनिमी बोले या नंबर 1 जो बुरा है, अगर ब्लेम जा रहा है कांग्रेस को तो दूसरी अपॉर्चुनिटी बीजेपी को, तो बीजेपी को देना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि बीजेपी भी दूध की धुली हुई नहीं है, उसमें भी बहुत समस्याएं हैं, लोग आपस में कटे पड़े हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं वहां पे भी। लेकिन मोदी जी की फिर भी इमेज बहुत अच्छी है कंपेयर टू जो एक आम राजनीतिज्ञ की होती है। पिछले 12-13 साल में उन्होंने खूब प्रूव किया है। और मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ी बात यह है कि और जो अलायंसेज हैं उनकी, जो भी अच्छे साधु लोग हैं वो उनके साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्वामी रामदेव की, जो घर घर जाके उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जब साधु संत लोग आ गए हैं तो कितनी बड़ी बात हो गई। और वो लोग जब उन्हें मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी उन्हें करना चाहिए। अब जब बात हवा मोदी जी की लहर की चल पड़ी तो चलिए अरविंद केजरीवाल जी आ गए बीच में, आप वाले। तो सबसे पहले तो यही शक होता है भाई, जब एक बुरा आदमी जा रहा है पावर में, दूसरा जब ऑल्टरनेटिव आ रहा है तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं? शायद उनकी खुद की कोई भी राजनीतिक लालसा हो। लेकिन जो कल पैदा हुआ है राजनीति के मैदान में, उसे तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं दिया जा सकता कि भाई वो पूरे देश को चला ले। दिल्ली तो चला नहीं सके वो थोड़े से दिन। ऊपर से उनकी अलायंसेज पे क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन है, उनकी नीयत पे क्वेश्चन है कि पीछे से कोई टेढ़ी मेढ़ी उनकी गठबंधन तो नहीं है कांग्रेस के साथ, तो कोई मतलब ही नहीं है उसको देने का। लेकिन न जाने क्यों ये नए जमाने के जो शहरी लोग हैं, सब अपने आप को, जिन्हें पढ़ा लिखा बेवकूफ कह सकते हैं, बहुत लोग उनके साथ बहे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें देने का कोई तुक नहीं बनता। चौथी रीजनल पार्टीज है, उनका वैसे ही कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि वो निजी स्वार्थ से टाइम पे अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से एक साथ आते हैं। सो इस बार जब वोट करने जाएं तो ये ध्यान रखें कि हमें किसी भी इसलिए वोट नहीं देना है कि कोई लोकल या रीजनल मुद्दा हो। हमें देश को ध्यान में वोट देना है या फिर धर्म को ध्यान में रख के वोट देना है। अगर देश को ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, अगर मोदी या बीजेपी ने कोई अपॉर्चुनिटी की वजह से कोई एरे गरे को भी दे दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि लो एंड में उसकी एमपी की तो चलनी नहीं है, चलनी तो पावर मोदी की या ऊपर वाले की है, तो उनको दिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये समझते हैं कि भाई आपके सोनिया जी महान है, तो फिर आप उनके लोकल को भी इग्नोर करके उन्हें वोट दें। तो लोकल की बजाय देश के ऊपर ध्यान रहे, और ये धर्म युद्ध है, धर्म के ऊपर ध्यान रहे। मैंने इस मैसेज के शुरू में आपसे कहा था कि एक अंत में इस इलेक्शन के बाद की बात भी, ये संस्कृति की लड़ाई है, सभ्यताओं की लड़ाई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मोदी आ गए तो उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाएगी। और जो दूसरी शक्तियां हैं और वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है, तो बाहर से न जाने किस किस तरह की पावर इन लोगों के पास अभी आई हुई है। और इसे समझने का इस छोटे से मैसेज में तो सारा डिस्कशन हो नहीं सकता है, लेकिन ये समझने कि पिछले 100, 150, 200 साल में हम लोग एक कॉलोनाइज्ड एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। तो हमें ये निर्णय लेना है, संकल्प लेना है कि भाई मैं अपना स्वयं का माइंड डीकॉलोनाइज करूंगा, क्लीन करूंगा। हमने इस चीजें सीखनी ही नहीं है, बहुत सी चीजें भुलानी है जो हमने गलत सीख ली है। और उसके बाद सबसे पहले अपने परिवार को
बचाना है, और अगर फिर भी हिम्मत बचे तो फिर किसी न किसी संगठन में साथ जुड़ना है जो धर्म और देश के लिए काम करता हो। क्योंकि हिस्टोरिकली हम लोग भारतीय लोग संगठन बनाने में कमजोर रहे हैं, और अंत में लड़ाई जो है वो संगठनों के बीच में ही होती है। एकलौता अकेला व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो यही विचार कि इस बार मोदी को तो वोट देना है इस इलेक्शन में, और ये मान के नहीं कि वो परफेक्ट है, ये मान के कि औरों में से बेटर वही ऑप्शन है हमारे पास। और दूसरा कि भाई हमें अपना माइंड डीकोलोनाइज करना है, अपने परिवार को बचाना है, किसी संगठन के साथ जुड़ना है। बस इसी निवेदन के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।